हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत स्वागत है। वंस अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। पिछले वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो है ऊर्जा जो है एक वस्तु कार्य कर रही है वो अपनी ऊर्जा खोती है और जिस पर कार्य हो रहा है वो ऊर्जा गेन करती है, ग्रहण करती है। तो हमने उदाहरण दिया था, एक बॉल जो है एक विकेट से टकराती है और दीवार से टकराती है, तो दोनों पे ही कार्य करती है, तो वो विकेट ऊपर जाता है और दीवार पे डैन पड़ जाता है। तो विकेट इसलिए उखड़ जाता है क्योंकि तेजी से आती हुई बॉल जो है ऊर्जा के कारण उस कार्य करने के सक्षम होती है। यानी जब तेजी से हुई बॉल आ रही होती है तो उसमें कुछ कैपेसिटी होती है कि वो कुछ कार्य करे, इसलिए विकेट को उखाड़ देती है। उसी प्रकार जब एक हथौड़ी को उठाकर उससे किसी लकड़ी या दीवार पर कील को रखकर मारा जाता है तो कील लकड़ी के अंदर चली जाती है। देखिए दूसरा सिंपल सा बड़ा अच्छा सा उदाहरण है, जब आप क्या करते हो, दीवार पे कील मारते हो या लकड़ी के ऊपर कील मारते हो हथौड़े से, तो आप हथौड़ा जब ऊपर उठाते हो और जोर से कील के ऊपर मारते हो तो कील जो है दीवार या लकड़ी के अंदर चली जाती है। ये क्यों जाती है? क्योंकि जब आपने हथौड़े को ऊपर से उठाया तो आपने क्या किया, बल लगाया और उसकी जो है हथौड़े की दिशा में विस्थापन किया, उसकी गति लाई उसके अंदर। जब विस्थापित होती है तो वो जो एनर्जी गेन की, जो हथौड़े में ऊर्जा आई, वह ऊर्जा फिर आपने कील के ऊपर लगा दी, जिस ऊर्जा के कारण क्या हुआ, कील जो है दीवार में या लकड़ी के तख्ते में धस जाती है। ठीक है, और हथौड़े ने अपनी ऊर्जा को यहाँ पे अपनी ऊर्जा को लॉस किया, जबकि कील ने ऊर्जा को ग्रहण किया, इसीलिए वह कील जो है दीवार पे या लकड़ी के तख्ते में चली जाती है। तो हथौड़ी के चोट से ही कील अंदर चली जाती है कि एक उठा हुआ हथौड़ा कुछ कार्य करने में सक्षम होता है, अर्थात उठे हुए हथौड़े में क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो जब हथौड़ा कील पर गिरता है तो हथौड़े की ऊर्जा जो है कील में ट्रांसफर हो जाती है तथा हथौड़े अपनी ऊर्जा खो देता है और कील ऊर्जा प्राप्त करता है। तो वही है जो मैंने आपको बताया कि जब एक चीज जो है ऊर्जा ग्रहण करती है तो जिस पे कार्य होता है वो ऊर्जा ग्रहण करती है और जिस वस्तु के द्वारा कार्य हो रहा है वो ऊर्जा अपनी नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार जो हमने ये समझ लिया है उदाहरणों के साथ से अच्छी तरह से। अब देखते हैं आगे, एक ऊर्जा से भरी हुई वस्तु कैसे कार्य करती है। एक ऊर्जा से भरी वस्तु कैसे कार्य करती है ये देखना हमने। अब एक वस्तु जिसमें ऊर्जा होती है दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान से समझिएगा, नोट करिएगा। एक वस्तु जिसमें ऊर्जा होती है वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। ठीक है, अब जब ऊर्जा से भरी वस्तु एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो क्या होता है, तो दूसरी वस्तु गति में आ जाती है। तो जब कोई वस्तु जो है ना ऊर्जा से भरी हुई है वो किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो उस दूसरी वस्तु में भी क्या होता है, गति आ जाती है, क्योंकि वह दूसरी वस्तु ऊर्जा प्राप्त करती है और कुछ काम करती है या काम करने में सक्षम हो जाती है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु जो है ऊर्जा से भरी हुई है दूसरी वस्तु से टकराती है तो दूसरी वस्तु में ऊर्जा जाती है और वह गतिशील हो जाती है, इसलिए वो कुछ काम करने में सक्षम हो जाती है या कुछ काम कर लेती है। अर्थात हम क्या कहेंगे कि पहली वस्तु जिसमें पहले ऊर्जा भरी हुई थी, कुछ कार्य करने की क्षमता थी, उसने क्या किया, अपनी ऊर्जा दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर दी, जिसके कारण दूसरी वस्तु गतिशील हो गई और उसमें ऊर्जा करने की क्षमता आ गई। ठीक है, अतः इसका जो कंक्लूजन है वो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक वस्तु जिसमें ऊर्जा होती है कार्य करने में वह सक्षम होती है। तो हमें कह सकते हैं एक वस्तु जिसमें भी ऊर्जा होती है वह कार्य करने में सक्षम होती है। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे चलते हैं। ऊर्जा की इकाई, यूनिट ऑफ एनर्जी। अब हम देखते हैं ऊर्जा की यूनिट क्या है, ये ऊर्जा की इकाई क्या है। तो क्योंकि वस्तु जिसमें ऊर्जा होती है कार्य करने में सक्षम होती है, हम पढ़ चुके हैं अभी, अतः किसी वस्तु की ऊर्जा उसके कार्य करने की शक्ति के रूप में मापी जा सकती है। तो ऊर्जा को हम क्या बोल सकते हैं, किसी वस्तु की कार्य करने की शक्ति। ठीक है, किसी वस्तु की जितनी शक्ति कार्य करने की होगी वही शक्ति उस वस्तु की ऊर्जा कहलाएगी। तो ऊर्जा का इकाई वही, या ऊर्जा का मात्रक वही हुआ जो कार्य की इकाई है, यानी ऊर्जा का मात्रक जूल हुआ, यानी कार्य का मात्रक भी जूल है, हुआ तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही हुआ। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है आपका जूल, ये नोट रखना, याद रखना आपने, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है जूल। मेरा इस तरह के क्वेश्चन आपको एक नंबर में आ जाते हैं कि राइट डाउन द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो वो है जूल। ठीक है, अब एक जूल ऊर्जा कितनी होती है,
1 जूल कार्य करने में आवश्यक ऊर्जा को 1 जूल ऊर्जा कहते हैं। The energy which is required to do 1 joule work, that is called 1 joule energy, right? हाँ, अब इसको देख लेते हैं। 1 जूल ऊर्जा इज इक्वल टू 1 जूल कार्य करने की क्षमता। 1 जूल ऊर्जा क्या हुई? 1 जूल कार्य करने की क्षमता। उम्मीद है बच्चों ये भी आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है। मैं बड़े साधारण शब्दों में मैंने साधारण सा एक टॉपिक चुनकर आपको बड़े साधारण शब्द डाले हैं इसमें, ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए। क्योंकि बुक में आप जब पढ़ोगे आपकी किताब में थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज है, थोड़ी टफ है, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है अपने नोट्स के द्वारा, इसलिए आपको साधारण शब्दों में समझा रहा हूँ। तो आप ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को, ठीक है बच्चों। चलिए, ये नोट्स जो है ना, ये आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में दिए हुए मैंने, जबकि किताब में थोड़ी लैंग्वेज टफ है, इसलिए मैंने अलग से नोट्स बना के आपको दिए हुए हैं। अब ऊर्जा की बड़ी इकाई किलो जूल है, ऊर्जा की बड़ी इकाई, ठीक है। ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई है किलो जूल, और किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल, ठीक है। तो ये था आपका ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, इसका कार्य कितने कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, और इसका ऐसा यूनिट क्या है। अब चलते हैं ऊर्जा के प्रकार क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। तो ऊर्जा बच्चों कई प्रकार की होती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा यानी साउंड एनर्जी, एटसेट्रा। तो इतनी सारी ऊर्जा की फॉर्म है। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, जिनमें से मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, रासायनिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, एटसेट्रा। ये सभी क्या है? एनर्जी के रूप हैं, ऊर्जा के रूप हैं। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के साथ मिलकर यांत्रिक ऊर्जा बनाते हैं। जब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा मिलती है तब बनती हमारी यांत्रिक ऊर्जा। क्या बनती तब? यांत्रिक ऊर्जा। अब हमको पढ़ लेते हैं स्थितिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी क्या है। स्थितिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। बच्चों, काइनेटिक शब्द जो है ग्रीक भाषा के काइनेसिस शब्द से आया हुआ है। कहाँ से? ग्रीक भाषा के काइनेसिस शब्द से, डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज काइनेसिस। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है गति। काइनेसिस का मतलब है गति, ठीक है, मोशन। इसके अनुसार शब्द काइनेटिक एनर्जी मीन्स गति के द्वारा उत्पन्न हुई एनर्जी। इसका मतलब हुआ गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा या एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? स्थिति ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न हुई एनर्जी, ठीक है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के गति के कारण निहित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? उसकी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे स्थिति ऊर्जा दिया है बेटा, ये थोड़ा गलत है। स्थिति ऊर्जा तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये थोड़ा गलत है, इसको आप हटा देना, ये मेरे से राइटिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पे आएगा आपका गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी, ना कि स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो गतिज मतलब गति के कारण, जिस वस्तु, किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अब एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। एक तेजी से चलती हुई वस्तु किसी धीरे चलती हुई वस्तु की अपेक्षा अधिक कार्य कर सकती है, ठीक है। अब जैसे बंदूक से छूटी हुई गोली, एक पंखे की घूमती हुई ब्लेड, एक घूमता हुआ पहिया, तेजी से चलती हुई हवा, एक गतिशील पत्थर आदि जो है सभी कार्य कर सकते हैं। तो जैसे बंदूक से छूटी हुई गोली किसी चीज से छेद कर सकती है, तो ये क्या है? वस्तु जब गति में आती है तो वस्तु के गति में आने के कारण उसमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, या उसमें गतिज ऊर्जा हो जाती है उसकी गति के कारण, जिसके कारण वो कार्य कर लेती है, ठीक है बच्चों। तो मुझे यहाँ तक लगता है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगला उदाहरण देख लेते हैं इसका। अब दूसरा उदाहरण, तेजी से फेंका गया पत्थर किसी चीज को तोड़ सकता है। यानी जब पत्थर हम तेजी से फेंकते हैं वो किसी चीज को तोड़ सकता है, जैसे कि बच्चे पत्थर मारकर पेड़ से आम, अमरूद आदि तोड़ते हैं। तो तेजी से आती हुई वस्तु किसी जानवर या व्यक्ति को भी घायल कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी वस्तु के ऊपर यानी पत्थर फेंक रहे हैं तो पत्थर के ऊपर बल लगा रहे हैं, उससे हम उसकी स्थिति को चेंज कर रहे हैं। पहले वो स्थिति अवस्था में था, फिर हम उसको गति अवस्था में आते हैं। तो गति अवस्था में आने के कारण उसके अंदर गति आती है, गति आने के कारण उसकी वस्तु के अंदर क्या होती है? ऊर्जा निहित होती है। तो उसी ऊर्जा के कारण क्या होता है? आम टूटता है, पत्थर से अमरूद टूटता है, या किसी को घायल कर सकते हैं।
अब एक तेजी से चलती हुई ब्लेड किसी चीज़ को काट सकती है। जैसे घरों में उपकरण उपयोग किए जाते हैं, मिक्सर ग्राइंडर। अब आप घरों में सब मिक्सर यूज़ करते होंगे, तो मिक्सर में आप मसाले पीसते हैं तो कैसे पीसे जाते हैं, आपने कभी सोचा? क्योंकि मिक्सर की जो ब्लेड होती है वो बहुत तेज़ गति से घूमती है, जिसके कारण बड़े बड़े हार्ड जो होते हैं आपके ना, जैसे लकड़ी आप दालचीनी पर डालते हैं वो भी ग्राइंड हो जाती है, पाउडर बन जाती है। इसके अलावा आंधी में तेज हवा से उड़ती हुई वस्तु किसी चीज़ को तोड़ सकती है या किसी जानवर या व्यक्ति को घायल कर सकती है। जब आंधी तूफान आता है ना, उसमें कोई वस्तु उड़ जाती है तो वो भी किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, जानवर को घायल कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर गति होती है। ठीक है। अब आंधी में हवा बहुत तेज़ी से चलती है। तेज़ आंधियों के कारण हवा बहुत सारे पेड़ पौधों आदि को उखाड़ ले जाते हैं। ठीक है। और आंधी घरों को भी क्षतिग्रस्त कर देती है। आपने देखा होगा। अब तेज हवा को हम इसीलिए क्षतिग्रस्त कर देती है। अब तेज हवा जो है ना, क्यों क्षतिग्रस्त करती है? तेज हवा जो है घरों को या पेड़ पौधों को इसलिए क्षतिग्रस्त कर देती है क्योंकि चलती हुई हवा में ऊर्जा होती है, अर्थात चलती हुई हवा कार्य का कारण बन सकती है, यानी कार्य कर सकती है, कार्य करना उसमें कैपेसिटी होती है। ठीक है। तो पवन ऊर्जा चलती हुई ऊर्जा का ही प्रतिफल है। पवन ऊर्जा जो है चलती हुई ऊर्जा का ही प्रतिफल है। अतः हम कह सकते हैं कि जो वस्तु गति करती है उसमें ऊर्जा निहित होती है और यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो गतिज ऊर्जा क्या हुई? किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं या काइनेटिक ऊर्जा कहते हैं। ये मैंने आपको पूरा बता दिया काइनेटिक ऊर्जा के बारे में, गतिज ऊर्जा के बारे में। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये काइनेटिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, यह अच्छी तरह से समझ आया होगा। ये कहाँ से ओरिजिन हुआ ये भी हमने बता दिया आपको, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमने ये समझा कि कहाँ से यह उत्पन्न हुई है और यह किस शब्दों से ली गई है। तो इस प्रकार जो है मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम। तो गतिज ऊर्जा मैंने आपको बता ही दिया बच्चों, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो उसमें गति करने की क्षमता होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि वो उसकी गति के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है। और ये ओरिजिन कहाँ से हुई है? काइनेटिक, काइनेसिस वर्ड यानी ग्रीक भाषा के शब्द काइनेटिक वर्ड से उत्पन्न हुई है। ठीक है। उसके बाद हमने उदाहरणों से भी देख लिया इसको। अब देखते हैं किसी गतिशील वस्तु में कितनी ऊर्जा निहित होती है। देखिए, किसी निश्चित वेग में गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। तो किसी वस्तु में जो कितनी गतिशील ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, वह उस वस्तु के वेग को प्राप्त, उस वस्तु के इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। अब गतिज ऊर्जा के समीकरण यानी गणितीय समीकरण को देख लेते हैं। मैथमेटिकल इसका इक्वेशन है। मान लीजिए कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है? m है, और एक समान वेग इसका u है, गतिशील है। तो m उसका द्रव्यमान है और u उसका वेग है। अब मान लीजिए जब उस वस्तु पर एक नियत बल F का विस्थापन दिशा में लगाया जाता है तो वस्तु कितनी दूरी तय करती है? s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। अब हमें पता है वर्क क्या होता है? F इंटू एस। तो मान लिया वस्तु के लिए किए गए कार्य का उसका वेग है u से बदलकर v हो जाता है, यानी जब वो कार्य करती है तो उसका आरंभिक वेग था u, वो फाइनल वेग बन जाता है v। तो वेग के बदलने में त्वरण भी लगेगा, त्वरण हो जाता है a। अब हम गति के जो नियम है उनसे अनुसार हम जानते हैं कि v स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यानी 2s इजक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इससे s निकल जाती है s इजक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। तो इससे हम डिस्टेंस या विस्थापित दूरी निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि किया गया कार्य होता है F इंटू एस। तो s की वैल्यू आ गई यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। ठीक है। तो W इजक्वल टू एफ इंटू एस, हम s का मान डालेंगे यहाँ पे, तो W क्या आ जाएगा? F इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया अब हमारे फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म। तो हम जानते हैं F इजक्वल टू एम में भी होता है मास इंटू क्या होता है? एक्सेलेरेशन, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो F इजक्वल टू एम ए को अगर ऊपर के समीकरण में हम डालते हैं तो क्या पाते हैं? हम पाते हैं W इजक्वल टू एफ हो गया एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a, यानी W इजक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है।
अब हम मान लेते हैं कि गतिशील होने से पहले वस्तु स्थिर थी और उसका प्रारंभिक वेग था 0। अतः क्या होगा, W इक्वल टू हाफ mv²। ये इक्वेशन जो निकल के सामने आती है फिर बेटे, ये मैथमेटिकल इक्वेशन होती है आपकी फोर्स की। वर्क क्या होता है, हाफ mv²। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। इससे क्या सुनिश्चित होता है, इससे यह सुनिश्चित होता है कि जो कार्य होता है वह वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। जहाँ पे क्या है, 0, u क्या है 0, देन वर्क विल आल्सो बी इक्वल टू हाफ mv²। जब आपका u 0 होगा देन वर्क विल बी, कार्य क्या होगा, हाफ mv² ही होगा। अतः m द्रव्यमान की तथा एक समान वेग v की गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा, E इक्वल टू हाफ mv²। अब E क्या होगी, एनर्जी, K हो गया काइनेटिक, यानी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है यह हाफ mv² क्या निकले, हमारी एनर्जी का सूत्र निकल के आया हमारा हाफ mv, E इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये आज हमने पढ़ा कि ऊर्जा क्या है। ठीक है, ऊर्जा का यूनिट क्या है हमने ये पढ़ा, ये कितने प्रकार की ऊर्जा होती है, और हमने देखा ऊर्जा जो है काइनेटिक ऊर्जा किस प्रकार कार्य करती है। हमने यह भी देखा कि काइनेटिक ऊर्जा जो होती है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन किस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने आज के वीडियो में पढ़ी। ठीक है बच्चों, और मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। और आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम अगले वीडियो में चलेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे हम इसके आगे। परंतु उससे पहले हम आज की वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड आपका आज का क्या देख लेते हैं, कार्यपत्रक देख लेते हैं, जिसके आपकी आज की वीडियो, आज के टॉपिक की समझ का पता चल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज के कार्यपत्र की तरफ चलते हैं। तो ये रहा बच्चों आज का कार्यपत्रक आपका। ठीक है, इसमें आपने करना है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है ये आप अच्छी तरह से बता सकते हो अभी। नंबर 2, ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा क्या है समझाइए। स्थितिज ऊर्जा क्या है और गतिज ऊर्जा क्या है, ये दोनों आप समझा सकते हैं अभी। तो ये 2 प्रश्न अगर आप अच्छी तरह से कर पाते हैं, इट मीन्स आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आया है। तो बच्चों ये रहा आपका आज का कार्यपत्रक, इसको अच्छी तरह से समझना है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के टॉपिक से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।